स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। हिंदी के महान साहित्यकार आचार्य शर्मा जी। मैं आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा को तब से जानता था जब वे आचार्य कहकर नहीं पुकारे जाते थे। शर्मा जी अपने दोनों प्राध्यापकों स्वर्गीय डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तथा डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री के प्रिय पात्रों में से थे और मैं उनसे उनकी प्रशंसा बहुत सुना करता था। वे दोनों उनकी प्रतिभा से बड़े प्रभावित थे और मेरे पिता से उनकी तारीफ जब भी मिलते तो अक्सर किया करते। मैं पिताजी के साथ विश्वनाथ बाबू के यहाँ जाया करता था और चूंकि मेरे पिता पटना विश्वविद्यालय के सेनेट के मनोनीत सदस्य थे, विश्वविद्यालय संबंधी बातें उन दिनों में बहुत देर तक होती रहती। 1946 में जब पटना के महेंद्रू मोहल्ले में अशोक प्रेस की स्थापना हुई तो मेरी वहाँ एक नए सज्जन पंडित रामाधार शर्मा से भेंट हुई, जिनकी विश्वनाथ बाबू, शास्त्री जी तथा देवेंद्रनाथ शर्मा तीनों से खूब घनिष्ठता थी और वे उनके प्रिय पात्र भी थे। उनसे जान पहचान के बाद मैं शर्मा जी के और भी निकट आ गया। युवक देवेंद्रनाथ शर्मा के सानिध्य में मुझे पता चला कि यह युवा साथी इस उम्र में ही कितना ज्ञान बटोरे हुए है और इसका भविष्य कितना उज्जवल तथा बुद्धि कितनी प्रखर है। यह युवक मुझसे उम्र में ही बड़ा नहीं था, मेधा और ज्ञान में भी कहीं आगे था। 1950 में नई धारा का जन्म हुआ तथा देवेंद्रनाथ शर्मा नई धारा के नियमित लेखक बन गए। उन्हें बेनीपुरी जी का भी प्यार पाने का सौभाग्य प्राप्त था। बेनीपुरी जी बेतकल्लुफ व्यक्ति थे और रिक्शा पर शर्मा जी के यहाँ पहुँच जाते और उनसे नई धारा के लिए रचना लिखवा लाते। उन दिनों उनका नाटक शाहजहां के आंसू प्रकाशित हुआ, जिसका हिंदी संसार ने खोलकर स्वागत किया। उसकी समीक्षाएं नई धारा में छपी और उसका कई जगह मंच पर सफल अभिनय भी हुआ। विश्वनाथ बाबू आगरा चले गए। शास्त्री जी बिहार शिक्षा विभाग में स्थानांतरित हो गए तो नलिन जी और शर्मा जी का बिहार के हिंदी प्राध्यापकों में अच्छा नाम हुआ। शर्मा जी राजा साहब को पटना कॉलेज की सभाओं में ले जाते, साथ में मैं भी जाता और राजा साहब का भाषण तथा शर्मा जी की टिप्पणी श्रोताओं का मन मोह लेती। इसी बीच शर्मा जी को विदेश भी जाना पड़ा, शोध करने तथा डॉक्टरेट की डिग्री लेने। विदेश में भी उनकी प्रतिभा का सम्मान हुआ, उनके शोध की सराहना हुई और लौटने पर भारत के विश्वविद्यालयों के शीर्षस्थ हिंदी प्राध्यापकों में उनकी गणना होने लगी। फिर नलिन जी के आकस्मिक निधन के बाद वे बिहार के एकमात्र हिंदी के आचार्य थे जिनका बहुत निकट संबंध देश के सभी राज्य के विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों से स्थापित हो गया। उधर देश के हिंदी जगत में उनकी यश पताका फहराई, इधर बिहार सरकार उनसे विश्वविद्यालय सेवा में और भार वहन करने का अनुरोध करने लगी। बिहार सरकार के इसरार पर उन्हें पटना विश्वविद्यालय के कुलपति का भार वहन करना पड़ा। आजकल कुलपति का भार लेना कांटों का ताज पहनने जैसा है। कभी विद्यार्थियों का आंदोलन तो कभी कर्मचारियों का धरना और भूख हड़ताल। कभी कुलपति के कमरे में ताला लगा दिया गया या कभी परीक्षा हॉल में गोली चल गई। सारा विश्वविद्यालय जगत ही आज मोर्चेबंदी तथा किलेबंदी का अखाड़ा हो रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में बड़ी हिम्मत कर शर्मा जी ने इस पद को स्वीकारा और जब
पद स्वीकार ही कर लिया तो बड़ी खूबी से उसे निभाह भी दिया। जहाँ तक मुझे याद है, उनके कार्यकाल में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी थी। सरकारी कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी उनका हिंदी लेखन तथा शोधरत छात्र छात्राओं को निर्देशन या हर राज्य के विश्वविद्यालयों में जाकर शोधार्थियों की परीक्षा लेने का कार्य कभी रुका नहीं। फिर देश की अनेक हिंदी संस्थाओं से वे सदा जुड़े रहे और उनका भी भार वहन किए रहते। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के वे वर्षों सभापति रहे। बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के भी अध्यक्ष रहे। बिहार सरकार द्वारा स्थापित भोजपुरी अकादमी के भी अध्यक्ष रहे और केंद्र सरकार के अनेक विभागों की हिंदी समितियों से अंत अंत तक जुड़े रहे। इन कार्यों में उलझे रहकर भी उनकी दृष्टि कभी धूमिल नहीं हुई। किसी भोजपुरी सभा के अध्यक्ष पद से बोलते हुए पटना के श्री कृष्ण स्मारक भवन के विशाल हॉल से उन्होंने यह घोषित किया, मतगणना होने जा रही है। देखिए, आपकी दृष्टि धूमिल पड़ने ना पाए। अपनी मातृभाषा के रूप में आप हिंदी का ही नाम देंगे, भोजपुरी का नहीं। हिंदी है तो उसकी सभी भगिनी भाषाएं भी जीवित हैं, वरना आप यदि भोजपुरी लिखा देंगे तो हिंदी का बड़ा अहित हो जाएगा। हिंदी पर संकट के बादल गहरा रहे हैं और गणतंत्र में नंबर ही गिने जाते हैं। उस सभा में मैं भी एक श्रोता था और मैंने देखा कि श्रोताओं पर इस भाषण की मिश्रित प्रतिक्रिया हुई, मगर बुजुर्गों को ऐसी सभा में जो सीख देनी चाहिए वही शर्मा जी ने दी। कभी भी अपने लक्ष्य से वे जरा भी हिले डुले नहीं। एक जगह कुछ साहित्यकारों की बैठक जमी हुई थी। चर्चा राजा साहब पर भी छिड़ गई तो शर्मा जी ने झट अपनी राय व्यक्त कर दी। देखिए, भाषा लिखना और बोलना तो सबको आता है, मगर किस शब्द पर कितना जोर दिया जाए, कौन वाक्य कैसे बोला जाए, कौन शेर कब और कैसे पढ़ा जाए, यह कला तो कोई राजा साहब से सीखे। ऐसा अनूठा व्यक्तित्व था उनका। तो मैंने सोचा कि यह कला तो शर्मा जी भी खूब जानते हैं और उनके भाषण इतने आकर्षक होते हैं कि श्रोता किसी भी सभा में उन्हें पूरा सुनकर ही उठते थे। मैं भी उन्हीं में से एक था। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा जी की विद्वत्ता पर कुछ ज़्यादा लिखना मेरे बूते की बात नहीं। हिमालय और एक राई में क्या तुलना, परंतु वह महान व्यक्ति भारत का एकमात्र विद्वान था जिसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति की सदस्यता प्राप्त थी, जहां भारत की सभी भाषाओं की जाने कितनी पुस्तकों को पढ़कर केवल एक पुस्तक को चुनना था जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था। ऐसे बड़े विद्वान का जन्म बिहार में हुआ था, जिससे हम अपने को बहुत गौरवान्वित समझते हैं। जीवन के अंतिम चरण में शर्मा जी उस स्तर के एक महापुरुष हो गए थे जिसे केवल साहित्यिक समाज में ही नहीं, अन्य गैर साहित्यिक सभाओं में भी सादर निमंत्रित किया जाता था, जहां उनकी मंत्रणा पाकर लोग अघाते नहीं थे और उनकी वाणी का प्रसाद पाकर अपने को धन्य धन्य करते थे। ऐसी ही किसी सभा में अचानक उन्हें हृदय का दौरा आया और उन्हें मृत्यु की गोद में सुला गया। मगर उनके इस आकस्मिक निधन के सिर्फ 48 घंटे पहले वे मेरे मकान की बगल में डॉक्टर शिववंश पांडे के आमंत्रण पर नवस्थापित साहित्य समाज की कार्य समिति की बैठक में पधारे थे और वहाँ मुझसे बड़े प्रेम से काफ़ी देर तक बातें करते रहे और तब मुझे आभास भी नहीं हुआ कि उनके 50 साल के सानिध्य का यह अंतिम दिन था। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा देश की उन विभूतियों में थे जिनका स्थान शीघ्र भरेगा नहीं। हर अर्थ में वे विरल थे और अंत अंत तक उन्होंने अपनी विशिष्टता बनाए रखी।
उनकी स्मृति में मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।